हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड लेक्चर ऑफ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर रखा है जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी सेल के बारे में कि सेल क्या है, कैसे काम करता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बारे में हमने डिस्कशन किया था और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर सेकंड लेक्चर पे आइए। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद a detail of prokaryotic organisms. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये दो तरीके के डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग किसके बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है, अगर उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड थी, कैसी थी, वेल डेवलप्ड थी, तो उनको हम लोग बोलते थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। उनको हम क्या बोलते थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बट ऑन द अदर हैंड वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैंने क्या बोला था, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं डिफाइन कर दिया, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होगी, जिनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाउंड्री मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। क्लियर है ये चीज। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स की क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल पुराने टाइम के हैं तो हम इन्हें बोलते हैं कि प्रिमिटिव सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स का मतलब क्या है, प्रिमिटिव का मतलब क्या है, प्रिमिटिव का अगर मैं लिटरल मीनिंग देखूं तो प्रिमिटिव का मतलब होता है, अगर मैं प्रिमिटिव का लिटरल मीनिंग देखूं तो प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड और एंशियंट। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, और जितनी भी पुराने वर्जन्स होते हैं या फिर पुरानी चीज़ें होती हैं उनके अंदर थोड़ा डेवलपमेंट कम हुआ होता है ना। अगर मैं आज के ज़माने के फ़ोनों के बारे में बात करूं और मैं बात करूं जो फ़ोन 2012 में हमने देखे थे, तो 2012 के जो फ़ोन थे वो और अभी के ज़माने के जो फ़ोन है वो, इन दोनों में डिफरेंस है ना। ऑफकोर्स बहुत सारे फीचर्स आ गए, अभी हमने देखा कि व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग वगैरह होने लगी है, पता नहीं टन्स एंड टन्स ऑफ फीचर्स आ चुके हैं। बट अगर हम पुराने फ़ोन्स के बारे में बात करें तो पुराने फ़ोन्स में इतने फीचर्स नहीं थे। ओके, तो जो मैं ओल्ड फोन के बारे में बोल रहा हूँ उनके अंदर फीचर्स कम है, वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। सेम वेज जो प्रिमिटिव सेल्स हैं ये भी उन ओल्ड फोन की तरह है, उन ओल्ड फोन्स की तरह है जिनके अंदर फीचर्स नहीं थे ज़्यादा। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये हमारे न्यू फोन्स हैं। कौन से न्यू फोन्स हैं, ये वो फोन्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेम वेज हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बेटर हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की। तो पहली चीज मैंने क्या बताई कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो काफी पुराने टाइम पे फॉर्म हुए थे। अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ, मैं बताना चाहूँ कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर्म हुए या फिर यूकैरियोटिक सेल्स फॉर्म हुए, तो क्वाइट अंडरस्टैंडिंग है ये ऑलरेडी कि पहले प्रिमिटिव सेल्स आए। ठीक है, प्रिमिटिव सेल्स हैं जिनको मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जब कई साल तक डेवलपमेंट करते रहे, क्या करते रहे, जब इन सेल्स में डेवलपमेंट हुआ, जब इन सेल के अंदर एवोल्यूशन हुआ, तो ये डेवलप होकर एवोल्यूशन कर कर इवॉल्व हो गए और नए सेल्स बन गए जिनको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कहाँ से आ गया भाई ये नया वर्ड एवोल्यूशन, हमने तो आज से पहले कभी सुना ही नहीं। एवोल्यूशन इज नथिंग न्यू, एवोल्यूशन इज बोल सकते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस है जो टाइम लेती है, धीरे धीरे करके होती है। जैसे कि अगर हम लोग स्कूल में गए तो स्कूल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जब हम लोग स्कूल में गए तो एकदम से तो मैंने इंग्लिश रीड करना चालू नहीं कर दिया, एकदम से तो मैंने बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़ना चालू नहीं कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। ऑफकोर्स एक बच्चा अगर जाएगा तो उसको हम अल्फ़ाबेट्स क्या है सिखाएंगे,
आसन आरास्याम सिखाएंगे, काउंटिंग सिखाएंगे। तो धीरे धीरे करके बच्चा क्या करता है, चीज़ें सीखना चालू करता है। धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, सेंटेंस वर्ड सीखेगा, फिर उसके बाद सेंटेंसेस सीखेगा, फिर उसके बाद वो रीडिंग सीखेगा। सेम वेज, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, सेम वेज ये जो सेल्स थे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स भी क्या करने लगे थे, धीरे धीरे करके इनके अंदर बदलाव आए, धीरे धीरे करके इनके अंदर चेंजेस आए। कौन से चेंजेस आए, ऐसे चेंजेस आए जो आगे चल के सेल को बेटर कर रहे थे। ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव आए जो आगे चल के सेल का इवॉल्व्ड वर्जन, सेल का बेटर वर्जन बनाने में हेल्प कर रहा था। तो इन चेंजेस को मैंने क्या बोला, इन चेंजेस को मैंने बोला कि एवोल्यूशन हो गया भाई इन सेल्स के अंदर। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स एवोल्यूशन कर कर एक बेटर फॉर्म ऑफ सेल्स बन गए, ठीक है। और इन सेल्स को मैंने दूसरा नाम दे दिया जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल्स। तो अगर मुझे कोई पूछे कि सबसे पहले कौन से सेल्स बने थे, अगर मैं सेल्स की बेसिस करूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बने। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब एवोल्यूशन हुआ तो उससे बने यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है। तो प्रिमिटिव सेल्स इसलिए बोला जाता है इनको। क्लियर है ये चीज। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है कि इनकम्प्लीट सेल्स थे। ये क्या थे, इनकम्प्लीट सेल्स थे। क्यों बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट सेल, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इनके पास एक चीज गायब है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, सबको पता है कि एक सेल होता है, एक सेल के अंदर बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन ही सेल को क्या करती है, एक जगह पे कंस्ट्रक्ट करके रखती है। अगर मेरे ऑर्गन्स मेरी बॉडी के अंदर हैं तो वो बॉडी के अंदर क्यों है, क्योंकि मेरी स्किन है, इस स्किन ने क्या कर रखा है, सब चीज़ों को एक जगह पे कंस्ट्रक्ट कर रखा है। मेरी किडनी बाहर तो नहीं आ जाएगी, मेरा लिवर बाहर तो नहीं आ जाएगा, आ सकता है, एक ही कंडीशन पे आ सकता है, जब मेरी स्किन को किसी ने टीयर ऑफ कर दिया हो, जब किसी ने मेरे को काट दिया हो, या फिर किसी ने मेरे को चाकू मार दिया हो। वरना नॉर्मल केसेस के अंदर तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती ना। तो दिस स्किन, जो हमारे पास ये स्किन है, ये एक आउटर कवरिंग है ना, जो सारी की सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करके रख रही है, एक जगह पे कॉम्पैक्टली अरेंज करके रख रही है ना। सेम वेज जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों है, क्योंकि उसके आर पार, उसके बाहर आउटर कवरिंग में एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्शन है, जो क्या कर रही है, उस न्यूक्लियस के कंटेंट को न्यूक्लियस के अंदर ही रख रही है। और उस कवरिंग को, उस बाहर की बाउंड्री को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, उस बाहर की बाउंड्री को मैं नाम दे रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम है उसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये चीज एब्सेंट है भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इसलिए मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट सेल्स बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट सेल्स। तो दो फीचर्स हमने डिस्कस करे अभी। एक हमने पढ़ा प्रिमिटिव सेल्स है, मतलब कि पुराने टाइम के सेल्स हैं। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी कि ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, मतलब कि इनके अंदर पूरी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, इनके पास क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम। ये सिंगल क्रोमोसोम कहाँ से आया और ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स हैं क्या। क्रोमोसोम्स बेसिकली अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरियर होते हैं। क्लियर है, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर जैसे बोलते हैं हम लोग हेरिटेबल जीन्स बोल सकते हैं हम लोग इनको। तो इन्फॉर्मेशन कैरियर क्या है कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। जिस बॉडी का ये क्रोमोसोम है उस बॉडी की हर एक इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगी, प्रोटीन्स के फॉर्म में स्टोर होगी। जैसे कि न्यू बेबी फॉर्म होता है, तो जब न्यू बेबी फॉर्म होता है तो उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे या तो उसकी मदर से आए हुए होते हैं या तो उसके फादर से आए हुए होते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मदर और फादर का ही कॉम्बिनेशन होता है बेबी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 50% मदर से आ गया 50% फादर से आ गया और दोनों मिलकर एक 100% बन गया। नहीं, बहुत वेराइटीज़ होती हैं, इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे अब जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तब बात करेंगे। अभी ये चीज़ आप समझो
कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और वो अपने बेबी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो जो बेबी फॉर्म होगा, ये बेबी बेसिकली क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा मदर और फादर दोनों के फीचर्स का, ठीक है। और कुछ नए फीचर्स भी हैं जो कि उसके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास मेरे फादर की भी जीन्स है, मेरे मदर की भी जीन्स है, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हैं जो मैंने खुद अपने आप अपने सूझबूझ से अपने खुद की प्रैक्टिस से सीखी, है ना। ज़रूरी नहीं तो नहीं है ना कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे घर वाले भी टीचर हैं, हो सकता है ना ये चीज़। और हो सकता है शायद कि जो मेरे पेरेंट्स को आता हो मुझे ना आता हो, क्योंकि मैंने उसके अंदर कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करा। तो मेन चीज़ ये है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग सीखते हैं, बट जो जेनेटिकली है, जो फीचरली है, वो चीज़ मेरे पेरेंट्स से मुझे मिली। जैसे कि मेरा स्किन टोन हो गया, जैसे कि मेरे हेयर का कलर हो गया, तो ये सब चीज़ें समझ रहे हो, ये सब चीज़ें क्रोमोसोमल इन्फॉर्मेशन है, ये फीचर्स मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। सिंगल क्रोमोसोम्स जो है, सिंगल क्रोमोसोम जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये सिंगल क्रोमोसोम भी साइटोप्लाज्म से चिपक कर रहता है। मतलब कि अगर ये सेल है तो इस सेल के अंदर ही थोड़ा सा ये इस तरीके से चिपका हुआ होता है। अब ध्यान से देखो, ये सेल है पूरा का पूरा, इस सेल के अंदर का जो कंटेंट है इसको मैं क्या बोलूंगा, साइटोप्लाज्म बोलूंगा। दिस इज साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म जो है इसी के अंदर ये इंटैक्ट वर्जन देख रहे हो, ये क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम। ये सिंगल क्रोमोसोम किससे चिपका हुआ है, साइटोप्लाज्म में ही चिपका हुआ है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ सिंगल क्रोमोसोम। क्लियर है ये चीज। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करे। पहला कि ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, दूसरा कि ये इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तीसरा हमने पढ़ा कि इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, वो सिंगल क्रोमोसोम भी क्या होता है, अटैच्ड रहता है हमारा किसके साथ में, साइटोप्लाज्म के साथ। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज कि इनके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब वो क्या क्या चीजें, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, membrane bound organelles are absent in prokaryotic cells। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन से बाउंड जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो नहीं होंगे। अब इनके अंदर देखो 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। कौन कौन से हैं, एक तो दिया है मेम्ब्रेन, एक दिया है बाउंड और एक दिया है ऑर्गेनल। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी खासी है तो आप वर्ड से ही समझ जाएंगे कि क्या बोलना चाहता हूँ। मेम्ब्रेन का मतलब तो पता ही, आउटर कवरिंग। बाउंड का मतलब क्या होता है, घेरे हुए होना, क्या होना, किसी भी चीज से कवर्ड होना, इज मेम्ब्रेन बाउंड। ऑर्गेनल्स किन्हें बोलते हैं, स्मॉल और टाइनी ऑर्गन्स को। किसको, टाइनी ऑर्गन्स को। अब मैं इन्हें ऑर्गन्स क्यों नहीं बोल देता, ऑर्गेनल्स क्यों बोल रहा हूँ, ऑर्गेनल्स इसलिए बोल रहा हूँ इन्हें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। अब आप खुद ही इमेजिन करो कि एक सेल इतना सा होता है, जरा सा इतना छोटा होता है कि मुझे उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ना। तो अगर सेल इतना ज्यादा छोटा है तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कि सेल के जो ऑर्गन्स हैं वो कितने ज्यादा छोटे होंगे, समझ आ रहा है कि वो तो और ज्यादा छोटे होंगे। मान लो दिस इज आवर सेल और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनको मैं ऑर्गेनल्स बोलता हूँ। कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लो राइबोसोम्स हैं, जैसे कि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि मान लो हमारा ईयर है, जैसे कि मान लो गोल्जी बॉडी है। तो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे अभी कि क्या है ये। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, नहीं, हर एक सेल में भी प्रेजेंट नहीं होंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यही मैं आप लोगों को भी जस्ट बता रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके आर पार, मतलब जिनके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, वो ऑर्गेनल्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन्ड। अब डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है
तो इसके अंदर की तरफ भी एक मेम्ब्रेन होगी और एक बाहर की तरफ भी मेम्ब्रेन होगी. दिस इज एक्टोमेम्ब्रेन and this is endomembrane. Endomembrane. Ectomeans बाहर and endomeans ectomeans बाहर और endomeans अंदर. क्लियर है? तो एक्टोमेम्ब्रेन क्या है? वो मेम्ब्रेन जो कि बाहर की तरफ है, और एंडो क्या होता है? एंडोमीस जो अंदर की तरफ है. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. एक होती है बाहर वाली मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोमेम्ब्रेन, एक होती है अंदर वाली मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन. ठीक है. तो ऐसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे. अभी हम वन बाय वन क्या करेंगे? ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे, तब आपको बेटरली समझ में आएगा. अच्छा ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है तो ये भाई प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगी. अच्छा, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है तो फिर ये प्रेजेंट होगी. समझ आ रहा है? तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आगे देखो क्या है. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो कि इंक्लूड करती हैं. एनसीईआरटी भैया आप अपनी खोल के बैठेंगे. ठीक है, मैं भी एनसीईआरटी से ही टॉपिक्स देख देख के सारे के सारे कवर कर पा रहा हूँ. थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ. मैंने हैंडमेड नोट्स अपने बना रखे हैं उनसे, ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो. ओके, तो जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी खोल के बैठो. छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी से बाय बाय भाई. एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स कुछ अलग नहीं है. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे आते हैं आर्कीबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया. व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे. तो ब्लू ग्रीन एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे, जिनको हम लोग अब नए नाम से जानने लगे हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से. और आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया क्या है? ये वो बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर को टेम्परेचर रेजिस्टेंट है. टेम्परेचर रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया भाई कि इन्हें जला दो तो भी कोई असर नहीं, जमा दोगे अगर आप तो भी कोई असर नहीं है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो भी कोई असर नहीं है. तो मीन्स आर्कीबैक्टीरिया जो है ना, ये एक ऐसी वेराइटी है बैक्टीरिया की जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है. वॉल्केनो जो, मतलब ये मान लो कि बॉइलिंग वॉल्केनो जो है ना, जिसके अंदर लिटरली आपको लिक्विड फॉर्म में वॉल्केनो दिख रहा है, इरप्टेड वॉल्केनो, उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? आर्कीबैक्टीरिया मिल जाएगा. हॉट स्प्रिंग के अंदर आपको आर्कीबैक्टीरिया मिल जाएंगे. आइस के अंदर आपको आर्कीबैक्टीरिया मिल जाएगा. मतलब समझ रहे हो कि आर्कीबैक्टीरिया इज समथिंग जो कि हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने के लिए और लो से लो टेम्परेचर टॉलरेट करने के लिए डिजाइन है. ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको जमा दोगे तो भी बच जाएंगे, उबाल दोगे तो भी बच जाएंगे, मर नहीं सकते ये. ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया इनके अंदर आ जाते हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, और जितने भी मेजॉरिटी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे इनके अंदर आ जाते हैं. बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये स्पेसिफिकली हमें सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही देखने को मिलती है. किसके अंदर देखने को मिलेंगे? बैक्टीरिया के अंदर. क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल और मुझे नहीं लगता कि कोई ऑर्गेनिज्म में है, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही है. एज फार एज आई नो, तो सिर्फ बैक्टीरिया ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेंगे. ठीक है. हाँ, यूकैरियोटिक सेल देखने को आपको मिल सकते हैं बहुत डिफरेंट वैरायटी के, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं. बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया से ही डिवोटेड है पूरे. क्लियर है. तो इसके साथ में वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा कॉन्सेप्ट. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल. अब देखिए यूकैरियोटिक सेल क्या है. यूकैरियोटिक सेल के बारे में दोबारा से एक बार मैं रिमेंबर करा देता हूँ कि यूकैरियोटिक सेल कोई नई चीज़ नहीं है जो एकदम से आउट ऑफ दी ब्लू आ गए और एकदम से एग्जिस्ट करने लग गए. नहीं भाई, अगर आपने एवोल्यूशन के बारे में सुना है, जो कि मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, दैट एवोल्यूशन इज नॉट समथिंग जो कि एक दिन में हो जा रहा है, या 2 साल में हो जा रहा है, या फिर 3 साल में हो जा रहा है. नहीं, एवोल्यूशन इज अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. इसमें कईयों साल लग जाते हैं.
ठीक है। अगर एवोल्यूशन के बारे में तुमने थोड़ा बहुत सुना हो, ये तो सुना ही होगा पक्का कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बंदर हुआ करते थे कभी। तो बंदर हुआ करते थे, फिर ह्यूमन बींग्स कैसे बन गए भाई? बंदर हुआ करते थे बट ह्यूमन बींग्स इसलिए बन गए बिकॉज कुछ मंकीज जो थे या फिर कुछ एप्स जो थे, उन्होंने क्या करा, अपनी सेरेब्रल कैपेसिटी बढ़ाई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने चालू किए, उनकी बॉडी के अंदर बदलाव आए, उनके हैबिट्स में बदलाव आए, और वही ऑर्गेनिज्म बेटर 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 होते गए और आगे चल के क्या बन गए, आगे चल के वो ह्यूमन बींग्स बन गए। समझ आ रहा है? तो व्हाट एग्जैक्टली लेड टू दिस एवोल्यूशन, हुआ क्या जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स बन गए? एक से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके अंदर कुछ चेंजेस आए और वो चेंजेस उनको सपोर्ट करने लग गए, जिसकी वजह से वो बेटर वर्जन बन गए। क्लियर है? सेम वे यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये भी हमारे कैसे बने? ये प्रोकैरियोटिक सेल में ही जब बेटरमेंट होने लग गया, क्या होने लग गया, इनके अंदर चेंजेस आए और ये चेंजेस इतने बेटर थे कि जिन्होंने क्या करा, यूकैरियोटिक सेल्स को बनाया। क्लियर है? अब यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो पॉइंटर्स क्या क्या हैं यूकैरियोटिक सेल के। पहली चीज तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल का मतलब क्या होता है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियर फुल फ्लैजेड बढ़िया सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके वजह से एक फिक्स्ड न्यूक्लियस है इनके पास। क्या है? फिक्स्ड न्यूक्लियस है। ठीक है। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब कि जितने भी न्यूक्लियस होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन इनके अंदर हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सेल्स। मतलब कि इस टाइप के सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। एक और चीज, कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, राइबोसोम्स ना आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स की जरूरत होती है। राइबोसोम्स हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स के अलावा आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं था, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। ईआर प्रेजेंट होंगे और हमारे पास क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली ये है कि इनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है ये चीज़? इसमें किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एंड इसी तरीके से कंटिन्यूसली लेक्चर चलते रहेंगे। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। एंड लेक्चर्स आई नो कि थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं, बट दिस इज़ हाउ आई टीच। तो अगर आप थोड़ा सा बैठ कर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए लेक्चर्स हैं, बट अगर आपको इंस्टेंट नॉलेज चाहिए तो फिर तो आई कैन नॉट हेल्प यू विद इट। ओके। सो अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस। क्योंकि पढ़ाई भाई अगर करनी है ना तो पढ़ाई करने के लिए आपको टाइम चाहिए। इंस्टेंट नॉलेज जैसा कुछ होता नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता, बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं है। क्योंकि आजकल ये है कि लोगों को वन शॉट चाहिए, वन शॉट देखते हैं बस आ गया भाई, जाके पेपर फोड़ देंगे एकदम, सब समझ आ गया, सब कर लिया तेरे भाई ने। बाद में फिर 2-3 दिन के बाद नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे तो भाई सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी। आज तो क्या पता नहीं कब तक रहेंगी। ओके। तो इंस्टेंट नॉलेज छोड़ कर ना आप ये डिटेल्ड नॉलेज देखिए, ये बेटर ज़्यादा है। आगे देखिए, क्योंकि अब हमने यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अब एक बार इनके बीच में डिफरेंसेस भी कर लेते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो अभी हम वही कर रहे हैं ठीक करके। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस लिखेंगे। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? पहला डिफरेंस है सेल साइज का। किसका? साइज ऑफ सेल्स इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा होता है सेल का साइज इसके अंदर। इसका साइज यूकैरियोटिक सेल का साइज प्रोकैरियोट से बड़ा होता है, ठीक है। तो साइज इज लार्जर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में इनका साइज का, इनके जो सेल का साइज होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, इनका साइज कितना होता है? इनका साइज होता है 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक, 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट चीज, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल्स इनके अंदर, इनके अंदर नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर और क्या हो सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो लिखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसके अंदर लिखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। इसके अंदर न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट। अब न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जब न्यूक्लियस है नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो एक जगह पे न्यूक्लियर मटेरियल कंस्ट्रक्टेड तो रहेगा नहीं, वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। तो जहां पर हमें जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, हम उसको बोल देते हैं कि जी ये क्या है? न्यूक्लियोइड है, ठीक है, न्यूक्लियोइड है। तो ये डिफरेंस बिटवीन है जो कि आपके बीच में रहता है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, वो भी कैसे? साइटोप्लाज्म के साथ में कनेक्टेड रहता है। इसके अंदर मैनी क्रोमोसोम्स होंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे। इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जो कि साइटोप्लाज्म के साथ में कनेक्टेड रहता है। इसके अंदर डिवीजन ऑफ सेल देखने को नहीं मिलेगी, सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलेगी, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट, और यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर? अभी हम जस्ट इसके बाद ही डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, बट अभी फिलहाल ये चीज समझिए आप कि इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होती है, इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है। इसमें एक क्रोमोसोम होता है जो कि साइटोप्लाज्म के साथ में कनेक्टेड होता है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड एब्सेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड होगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा वैक्यूल्स हो गए, सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। इसका साइज कितना छोटा होता है? 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक का साइज इसका हो सकता है।
सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव सो फार डिस्कस्ड। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो इनका, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप ले लिया होगा अपना स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके बाद अब जो हमें करना है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। एनसीईआरटीज प्लीज खोल कर बैठे, आई होप कि आप सब लोग खोल के बैठे होंगे एनसीईआरटी, और लाइन बाय लाइन जितनी भी चीज़ें हैं उनको रीड करते जाइए, इनके साथ में नोट्स बनाते जाइए। प्रिपरेशन अगर करनी है तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर एक वर्ड हर एक लाइन आपको एकदम डिटेल में पढ़नी है एनसीईआरटी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं नॉलेज जो है ना, एक एक लाइन के अंदर इतनी इतनी नॉलेज है ना उसके एनसीईआरटी के, जो हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है लिखा होगा, पता है मुझे पहले से ही बहुत कुछ। ऐसे नहीं होता है। जब आप एक बुक को पढ़ रहे हैं ना, पहली रीडिंग जब आप करते हैं बुक की, तो पहली रीडिंग करते टाइम आप कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप स्किप कर देंगे। जब आप सेकंड टाइम उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा अच्छा भाई इस पेज पे तो ये चीज़ भी लिखी हुई थी जो कि मैंने ध्यान ही नहीं दी। तो एक बार चीज़ पढ़ने से नहीं समझ में आती है, कईयों बार पढ़नी पड़ेगी। एक ही एनसीईआरटी की बुक को आपको एक चैप्टर को कईयों बार पढ़ना पड़ेगा, और हर बार जब आपको पढ़ना है ना तो ऐसे पढ़ना है कि मैं इसे पहली बार पढ़ रहा हूँ, तभी आपको उस चैप्टर का रियल सेंस जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि हम जब एक बार रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है, बट हम जब बार बार रीड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो ज़्यादा बुकें पढ़ने से ज़्यादा कि भाई मैंने तो एनसीईआरटी भी कर ली, रेफरेंस भी कर ली, दूसरी रेफरेंस भी कर ली, तीसरी रेफरेंस भी कर ली, इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। इससे बढ़िया आप एक ही बुक करो, बट वो बुक ऐसे करो कि भाई ये बुक मैंने की है, इस बुक की मैंने बिल्कुल थॉरो रीडिंग कर रखी है, इसमें से आप जो पूछोगे वो सब मुझे आता है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से रीडिंग करनी है। नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। ठीक है, अब देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली एक क्वालिटी है जो कि हमें यूकैरियोटिक सेल के देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलेगी? यूकैरियोटिक सेल्स में, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ज़्यादातर क्या होता है, हमारे यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर केसेस में। कुछ एक ऐसे केसेस जिनमें यूकैरियोटिक सेल है बट वो यूनिसेलुलर है, उनका मैं केस डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं बट वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स तो हैं बट वो एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल हैं। जैसे कि हमारी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी है, मेरी बॉडी के हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स एक सेल तो नहीं है मेरी बॉडी के अंदर। मेरा इतना बड़ा मुंह, इतनी बड़ी बॉडी, इतने बड़े बड़े हाथ अगर बने हैं तो एक सेल से तो नहीं बने होंगे ना। अगर मैं सेल का साइज देखूँ और मैं अपने हाथ का साइज देखूँ तो बहुत बड़ा अंतर है। मीन्स मेरी बॉडी बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? व्हाट इज मल्टी? मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर का मतलब क्या है? सेल्स, मतलब कि बहुत सारे सेल्स से मिले हुए ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है ये चीज? तो डिवीजन ऑफ लेबर अब कैसे समझाएं हम लोग, देखिए मेरी बॉडी के अंदर आईज है, मेरी बॉडी के अंदर माउथ है, मेरी बॉडी के अंदर लेग्स हैं, मेरी बॉडी के अंदर हैंड्स हैं, मेरी बॉडी के अंदर ब्रेन है, बहुत सारे ऑर्गन्स और भी हैं। ठीक है, अब इन सब के अंदर आप ये देखिए कि कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। आईज के अंदर अगर मैं बात करूं तो आई के अंदर हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स। कैसे सेल्स? फोटो सेंसिटिव सेल्स। फोटो सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं? फोटो सेंसिटिव सेल्स सेंसिटिव है लाइट के लिए। किसके लिए? सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट। जब लाइट होती है तभी तो मेरी आंखें देख पाएंगी, अंधेरे में देख लूंगा मैं? अंधेरे में कैसे देखूंगा? मतलब कि मेरी आंखों के जो सेल्स हैं वो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। अगर रोशनी होगी तो मैं देख पाऊंगा, अगर रोशनी नहीं होगी तो मैं नहीं देख पाऊंगा। क्लियर है? तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, फोटो सेंसिटिव हैं, देखने का काम करेंगे, इनका फंक्शन अलग हो गया।
माउथ में अगर मैं बात करूं तो टंग होता है, जीभ। टंग के अंदर हमारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं टुवर्ड्स टेस्ट, सेंसिटिव टुवर्ड्स टेस्ट, मतलब कि ये वो सेल्स हैं जो कि हमें टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम कुछ नमकीन खा रहे हैं, अगर हम कुछ मीठा खा रहे हैं, या फिर हम कोई स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं, तो जैसे ही हम उसको खाते हैं तो हमें फील होता है भाई बहुत टेस्टी बने, भाई मोमोज तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, या फिर भाई ये जो चिली पटेटो से बनाए इसमें तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हो गए, खा ही नहीं पा रहे, इतनी ज़्यादा मिर्ची हो रखी। तो ये जो सेंसेशन मुझे मेरी बॉडी को मिल रहा है कि भाई मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं या फिर चिली पटेटो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गए, ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये चीज़ हमारी टंग बता रही है, ठीक है। और टंग के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगे जो क्या करेंगे? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। अगर मैं हाथ में कोई चीज़ लगा लूँ तो वहाँ से मुझे टेस्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे खाना पड़ेगा उस चीज़ को। तो मेरी टंग पे ही वो सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि टेस्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मेरी आंखों के पास ही वैसे सेल्स हैं जो मेरी देखने में मदद करते हैं चीज़ों को, समझ आ रहा है? सेम वेज मेरे लेग के अंदर जो सेल्स हैं वो वॉलंटरी सेल्स हैं, पढ़ेंगे अभी हम लोग। मतलब कि ये सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो चलने में हेल्प करेंगे, वॉक करने में हेल्प करेंगे। हैंड में जो सेल्स हैं ये मेरी चीज़ों को पिक करने में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेन में मेरे सेल्स जो है वो कौन से सेल्स हैं? न्यूरॉन्स हैं, जिनको मैं क्या बोलता हूँ? नर्व सेल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? नर्व सेल्स। और ये नर्व सेल्स क्या करते हैं? सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो सो फार इतने सारे एग्जांपल्स देके मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स और ऑर्गन्स हैं वो डाइजेशन का काम कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल्स जो है वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है टॉक्सिन्स को रिमूव करना बॉडी से, तो वो सेल्स टॉक्सिन रिमूव कर रहे हैं। ब्रेन के जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मैसेज ट्रांसमिशन का काम करते हैं, तो वो मैसेज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये डिफरेंट सेल्स जो है मेरी बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज वाई एक ही सेल के ऊपर सारा काम नहीं पड़ रहा है। मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल्स जो है वो सिर्फ सर्कुलेशन में ही काम कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन में या फिर डाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं। वहीं जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन में या फिर एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं। उनका होल सोल काम एक ही है कि वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। हेंस वी कैन कॉल इट एज कि डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा है, सबको काम बांटा हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? कि मैंने काम को बांट दिया। क्लियर है ये चीज़? तो यही है हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने सो फार डिस्कस किया है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड आई होप कि हम जल्दी मिलेंगे थर्ड लेक्चर के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कॉमेंट अस। थैंक यू सो मच।